Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is high yield points of immunology from SK Pathology FCBS Part 1. सबसे पहले आता है जो बी सेल्स होते हैं वो आपके वाइट पल्प के फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो टी सेल्स होते हैं आपकी पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट में प्रेजेंट होते हैं. टी सेल्स आपके पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट में होते हैं, बी सेल्स आपके वाइट पल्प के फॉलिकल्स के अंदर होते हैं. थाइमस के अंदर कैप्सूल होता है लेकिन कोई लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं होते हैं. थाइमस का कैप्सूल तो होता है लेकिन कोई लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं होते हैं. स्प्लीनेक्टमी के बाद जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है उसमें हमें पोस्ट स्प्लीनेक्टी थ्रोम्बोसाइटोसिस ज़्यादा होती है और हमें हॉबल जॉली बॉडीज़ मिलती हैं. ठीक है, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के बाद जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है उसमें हमें हॉबल जॉली बॉडीज़ मिलती हैं. ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है कि जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स होते हैं आपके डोनर के ग्राफ्ट के अंदर वो रिकग्नाइज करते हैं रिसिपिएंट के एंटीजेंस को एज फॉरेन और रिएक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट. ठीक है, जो आपके जो डोनर था उसके जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स थे, जो कॉम्पिटेंट टी सेल्स थे, उन्होंने रिकग्नाइज किया आपके होस्ट के या जो रिसिपिएंट होता है उसके एंटीजेंस को एज फॉरेन और फिर उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. हेसल कार्पोसेल्स के अंदर आपके एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स होते हैं. एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ आपकी गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर पॉजिटिव होती हैं. एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ आपकी गुड पास्चर सिंड्रोम में पॉजिटिव होती हैं. एड्स के मेजर सेल्स जो अफेक्टेड होते हैं वो हेल्पर TH1 सेल्स अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, एड्स के अंदर जो मेजर अफेक्टेड सेल्स होते हैं वो आपके हेल्पर TH1 सेल्स आपके एड्स में अफेक्टेड होते हैं. फैब पोर्शन आपका एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट होता है. ठीक है, ए बी से आपने रख लेना है कि एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, ए से एंटीजन, बी से बाइंडिंग. फैब पोर्शन आपका एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट होता है और FC पोर्शन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग के लिए होता है. सी से कॉम्प्लीमेंट, सी से FC. ठीक है, सी जो पोर्शन होता है वो कॉम्प्लीमेंट की बाइंडिंग के लिए होता है और जो ए बी पोर्शन होता है वो एंटीजन की बाइंडिंग के लिए होता है. एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट होता है फैब पोर्शन और FC पोर्शन आपका कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग होता है. जो स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो IgG होती है और जो सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो IgM होती है साइज़ के लिहाज से. जो सीरम के अंदर सबसे कम होती है वो IgE होती है और सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा जो होती है वो IgG होती है. अर्ली और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स IgM कराती है और जो डिलेड और लेट आपका इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो IgG कराती है. वार्म एंटीबॉडीज़ में आपकी IgG होती हैं, कोल्ड एंटीबॉडीज़ में IgM होती है. प्लेसेंटा को IgG क्रॉस कर देती है. मिल्क के अंदर आपकी IgG होती है और IgA होती है. ठीक है, मिल्क के अंदर आपके ब्रेस्ट मिल्क में IgG और IgA होती है. एंटीजन रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं बी सेल्स IgG से. ठीक है, बी सेल्स जो IgG प्रोड्यूस करते हैं उसे एंटीजन रिकग्नाइज्ड होते हैं. क्लासिकल पाथवे के अंदर IgM भी होती है, IgG भी होती है और ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर IgA और IgG होती है. ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर AG और क्लासिक पाथवे के अंदर IgM और IgG. C3b को ऑप्सनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं और C3a, C4a, C5a एनाफाइलेक्सिस के अंदर होते हैं. ठीक है, C3a, C4a, C5a एनाफाइलेक्सिस में, C3b ऑप्सनाइजेशन में और जो C5a होता है वो न्यूट्रोफिल्स के लिए कीमोटैक्टिक भी होता है, कीमोटैक्सिस कराता है न्यूट्रोफिल्स की C5a. C5b से लेके 9 तक जो होते हैं वो साइटोलाइसिस कराते हैं बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू. ठीक है, C5b से 9 तक आपके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोलाइसिस कराते हैं. C5a आपकी कीमोटैक्सिस कराता है न्यूट्रोफिल्स की और जो C3a, C4a, C5a एनाफाइलेक्सिस कराते हैं. C3b जो होती है वो ऑप्सनाइजेशन के लिए यूज़ होती है. रिएक्शन जो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन होता है वो टाइप 1 रिएक्शन होता है. ट्रांसफ्यूजन के दौरान टाइप 1 रिएक्शन होता है. रिएक्शन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है वो टाइप 2 होता है और जब ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है अगर उसी वक्त रिएक्शन हो जाए तो वो टाइप 1 रिएक्शन होता है. टाइप 1 ट्रांसफ्यूजन के दौरान होगा और टाइप 2 ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है. ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर टाइप 2 रिएक्शन होता है. ए प्लास्टिक एनीमिया और साथ अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है इंजेक्शन की, ठीक है, तो ये टाइप 3 होगा. ठीक है, अगर कोई इंजेक्शन उससे लगा है और या तो ए प्लास्टिक एनीमिया है तो उसके अंदर टाइप 3 रिएक्शन होगा. अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है कॉन्टैक्ट की तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म की वजह से. ठीक है, अगर किसी की हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको मिलती है तो जो हमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है अगर हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलती है. अगर तो वैक्सीन होगी या ट्रांसप्लांट होगा तो टाइप 3.
ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी की ही टाइप्स बताई हुई हैं कि जो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आपकी रिएक्शन होता है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ब्लड रिएक्शन के बाद जो होगी वो टाइप 2 होगी। ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर टाइप 2 होती है, लेकिन अगर ए प्लास्टिक एनीमिया के साथ अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन मिल जाए तो वो टाइप 3 होती है। अगर आपको कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिल जाए तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की वजह से। अगर वैक्सीन होगी या ट्रांसप्लांट होगा तो भी टाइप 3 होगी। रिकरेंट बैक्टीरियल और एंटेरोवायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं उसमें ए गैमाग्लोबिनीमिया की वजह से होती हैं। अगर गैमाग्लोबुलिन्स नहीं होंगी तो उनको बार बार बैक्टीरिया की और एंटेरोवायरल इन्फेक्शंस होती हैं। मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होती है वो IgA की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। IgA की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जो मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो IgA की डेफिशिएंसी है। ए गैमाग्लोबिनीमिया आपका बी सेल का डिसऑर्डर होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस के अंदर हमें ए टिपिकल बी सेल्स मिलते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर किसी को है और साथ एक्जीमा हुआ है तो विस्कॉट एल्ब्रेट सिंड्रोम होता है। अगर एक बंदे को बार बार इन्फेक्शन हो रही है, थ्रोम्बोसाइट्स उसके कम है, प्लेटलेट्स कम है और एक्जीमा हो रहा है तो उसे हम विस्कॉट एल्ब्रेट सिंड्रोम कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का डिसफंक्शन और साथ लाइसोसोमल डिफेक्ट जो होता है वो शैडिक हिकाशी सिंड्रोम होता है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिसफंक्शन हो गया है और साथ आपको लाइसोसोम्स का डिफेक्ट मिल रहा है तो आपकी शैडिक हिकाशी सिंड्रोम होता है। NDTSH एंटीबॉडीज़ आपकी ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर पॉजिटिव होती हैं। ऑटोग्राफ्ट आप अपने खुद ही अपनी बॉडी से लेते हो और एलोग्राफ्ट आप सेम स्पीशीज से लेते हो। एलोग्राफ्ट सेम स्पीशीज से और ऑटोग्राफ्ट आपकी उसी बंदे की बॉडी से लिया जाता है। जीटोग्राफ्स जो होते हैं आपके डिफरेंट स्पीशीज से आते हैं। साइनेजिस्टिक फ्रॉम आइडेंटिकल और क्लोन, ठीक है। साइनेजिस्टिक जो होते हैं आपके आइडेंटिकल से आते हैं या फिर आपके क्लोन से आते हैं, ठीक है। अगर जीटोग्राफ्ट होगा वो डिफरेंट स्पीशीज से आता है। जो आइडेंटिकल या क्लोन से आएगा उसको हम साइनेजिस्टिक कहते हैं। ट्रांसप्लांट रिएक्शन जो होता है पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। एड्स ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस HLA-DR4 के साथ एसोसिएटेड होता है और HLA-B27 आपका एनकाइलोजिंग और राइटर सिंड्रोम के अंदर होता है। हैपरिन आपकी मास्ट सेल से रिलीज होती है, बेसोफिल से रिलीज नहीं होती है। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर वो साइटोमेगैलोवायरस होता है। मोस्ट स्पेसिफिक SLE की एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ होती हैं। टाइप 1 के अंदर IgE रिलीज होती है। टाइप 2 के अंदर IgG ज़्यादा होती है IgM से। टाइप 3 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड होती है। टाइप 4 के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। HLA आपके क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर होते हैं। IgE आपकी बेसोफिल्स की सर्फेस के ऊपर होती है, मास्ट सेल्स की सर्फेस के ऊपर होती है और इओसिनोफिल्स की सर्फेस पे होती है। अगर एक ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको लंग एब्सिस है और साथ उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया है तो अगर एब्सिस बनी हुई होगी तो आपने हमेशा स्टेफ ऑरिस के बारे में सोचना होगा। एंटीबॉडीज़ आपके प्लाज्मा सेल से रिलीज होती हैं और HLA-DR3 ग्रेव्स डिजीज़ के साथ, टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ और SLE के साथ एसोसिएटेड होता है।